हाँ भाई, कल जो मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए क्वेश्चंस दिए थे, 2 ही क्वेश्चंस दिए थे और दोनों ही आपके डाउट में चल रहे हैं, तो दोनों को ही मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो टाइप नंबर 5 का दूसरा था ये, यानी कि पहला वाला तो मैंने करा ही दिया था लास्ट क्लास में, और दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन थे ना टाइप नंबर 5 में, वो मैंने तुम्हें घर से करने के लिए दिए थे। तो टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3, वो सॉरी टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है भाई। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है आप लोगों के सामने। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक हवाई जहाज पृथ्वी तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है भाई, मान लिया 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज से एक नदी के दोनों किनारों के बिंदुओं के अवनमन कोण, यानी कि एक नदी है, ठीक है भाई, हवाई जहाज से एक नदी के दोनों किनारों के 2 बिंदुओं का अवनमन कोण इसके विपरीत ओर 45 और 60 है, यानी इसके विपरीत ओर है 45 और 60, ठीक है भाई, नदी के विपरीत ओर, है ना। यदि क्या कह रहा है, √3 1.732 हमें यूज करें तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, यानी √3 की जगह हमें क्या यूज करना है 1.732, तो नदी की चौड़ाई बताओ क्या होगी, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है एक तरीके से। तो देखो बड़े गौर से देखो भाई इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम बनाएंगे इसका चित्र, यानी कि जमीन से 300 मीटर ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है। क्या कह रहा है, जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर, तो मान लो ये जमीन है, ये प्लेन है, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम क्या दे देते हैं नाम, ए बी। क्या, ए बी कितनी ऊंचाई पर है कि 300 मीटर की ऊंचाई पर ये प्लेन उड़ रहा है बिंदु बी पर, ठीक है भाई। और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, इस ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज से एक नदी के दोनों किनारों के 2 बिंदुओं के अवनमन कोण इसके विपरीत ओर, यानी इसके विपरीत ओर क्रमशः 45 और 60 हैं। भाई देखो, नदी तो ज़मीन पे ही होगी ना, अब नदी कोई आसमान में थोड़ी ना होगी कि कहीं बीच में कहीं होगी, ज़मीन पे ही तो होगी, यानी कि इसके आधार पे ही तो होगी एक तरीके से। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर के कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नदी है, ठीक है भाई, ये बीच में पूरी ये नदी है, ये क्या है, पूरी नदी, एक किनारा ये है नदी का, एक किनारा ये है। चलो इन किनारों को भी नाम दे देते हैं सी और डी। क्या तुम्हें यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई परेशानी। इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, ये हवाई जहाज है बी, ठीक है, ये बीच में नदी के ऊपर उड़ रहा है ये, तो नदी के किनारे ये हैं सी और डी। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो किनारे हैं ना, उनसे कौन सा कोण, उनसे अवनमन कोण, क्या, अवनमन कोण, ठीक है, विपरीत दिशा में जो अवनमन कोण बन रहा है ना, विपरीत दिशा में बन रहा है भाई, यानी कि देखिए ठीक है। अब अवनमन कोण कहाँ से बनते हैं, इसकी क्या करेंगे हम, एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे, किसके, इसके आधार के समांतर ड्रॉ कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, ये 45 दे रखा है कि नहीं, कितना दे रखा है, ये 45 दे रखा है, ये 45 दे रखा है, और दूसरा कितना दे रखा है 60, और दूसरा वाला कौन सा दे रखा है, ये वाला, ये कितना दे रखा है 60। अब ये वाली रेखा इस वाली रेखा CD के समांतर है ना, ये वाली रेखा तिर्यक है, ये 60 तो ये 60 का नहीं होगा, होगा ना, समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, तो सब 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ये तिर्यक रेखा है, कौन सी, BD तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही सेम ये दोनों समांतर रेखा ही हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 45। मेरे प्यारे साथियों, ऊंचाई है यानी हाइट है, हाइट का मतलब लंब है ना,
क्या है, लंब है। एक एक एंगल है दोनों त्रिभुजों में, देखो एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी सी में देखेंगे एंगल है, लंब है, आधार की जरूरत है, क्योंकि दोनों जो नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है। चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, वही तो चौड़ाई होगी, है ना, क्योंकि नदी के किनारे ही तो है ये दोनों सीढ़ी। तो ए सी निकल आएगा, इजीली निकल आएगा ए सी, ठीक है। अब ऐसी सेम इस वाले ट्रायंगल में ए बी डी में जाएंगे, एंगल है, लंब है, आधार चाहिए, नहीं निकाल सकते क्या, टेन थीटा से निकाल लेंगे, बिल्कुल इसको भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोनों को जोड़ देंगे, अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, किसको, ए सी और ए डी को जोड़ देंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी यानी कि नदी की चौड़ाई निकल आएगी, ठीक है। नदी की चौड़ाई निकल आएगी, कितनी चौड़ी है ये पता चल जाएगा। ए सी निकालना है और ए डी निकालना है। क्या तुम नहीं निकाल पाओगे, तुम में से ऐसा कोई जो नहीं निकल पाएगा, मैं बता दूंगा, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा √3 का मान रखना पड़ेगा तुम्हें, मैंने √3 का मान नहीं लिखवाया था, अच्छा √3 का मान 1.732 यूज करना था आपको। हाँ मेरे प्यारे प्यारे नालायकों, देखो नहीं कर पाओगे तो देखो मैं इसको करा देता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम छुटकू ट्राइंगल में जाएंगे, छुटकू यही तो दिख रहा है ए बी सी में, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में जाएंगे तो हमें पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। भैया टेन थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि देखो लंब दे रखा है और आधार हमें निकालना है, तो लंब और आधार में रिलेशन टेन में ही होता है, टेन और कॉट में होता है, तो टेन ले लो, तुम चाहे कॉट भी ले सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेन, अब इस ट्राइंगल में एंगल कितना दे रखा है 45 इक्वल टू एल अपॉन ए, एल कितना है, लंब कितना है 300 बट्टे ए, टेन 45 का मान होता है 1 बराबर 300, है ना, और बट्टे में ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर कितना मिल जाएगा 300 मीटर, यानी कि ये कितना निकल आया 300 मीटर निकल आया। भाई कितना निकल आया 300 मीटर। ए सी हमारा 300 मीटर निकल आया, ए सी कितना निकल आया 300 मीटर निकल आया। अच्छा लंब आधार को मैं ए सी लिख दूं, आधार को मैं ए सी लिख दूं, क्योंकि आधार हमारा ए सी ही तो है ना, तो ए सी इस हिसाब से ए सी देख पा रहे होगे 300 हमारा मिल गया। किसी को कोई परेशानी। अब सेम ऐसे ही किस ट्राइंगल में जाएंगे कि ट्राइंगल बड़गू वाले में, ट्राइंगल क्या है ए बी डी में, किसमें ए बी डी में, ए बी डी में एंगल 60 है, लंब 300 है, लंब दोनों में 300 है, भाई कॉमन है ना लंब दोनों ट्राइंगलों में, आधार निकालना है ए डी, है ना। तो ट्राइंगल ए बी डी में हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बट्टे आधार, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बट्टे आधार। एंगल कितना है मेरे प्यारे साथियों 60 बराबर लंब कितना है कि 300, आधार क्या है कि मतलब एडी, आधार क्या है हमारा एडी ही तो निकालना है, एडी है ना, तो एडी निकालना है भाई। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है बोलो √3 इक्वल टू 300 बट्टे एडी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो एडी का √3 में करेंगे एडी √3 बराबर 300 का, अब यहाँ किस में करेंगे बट्टे 1 मान लो ना ऐसे, तो 300 गुणा 1, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था है ना, बट्टे 1 मान लो, यार कर सकते हो यार क्या परेशानी है। तो एडी बराबर कितना मिल जाएगा 300 बट्टे √3। किसी को कोई परेशानी, क्या ये कट सकता है इससे, हाँ ये कट सकता है, कैसे देखो एडी बराबर इसे मैं 100 गुणा 3 लिख सकता हूँ 300 को, है ना, 100 या 300 ही तो होते हैं, और नीचे √3, तो मेरे प्यारे साथियों √3 इससे कितनी बार कट जाएगा √3 बार, तो एडी बराबर आ जाएगा 100 गुणा √3। किसी को कोई परेशानी। अब सवाल में कह रहा था कि √3 का मान 1.732 का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणा 1.732, इसको यूज करके करना है हमें, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां से देखो क्या मैंने ऐसी कैलकुलेशन नहीं सिखाई,
पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, कितनी है 1 2 3, तो 1 2 3 0 0 0 0, AD इक्वल आ जाएगा 1732/10। तुम चाहे इसे इतना ही लिखा रहने दो, तुम चाहो तो जीरो उठाओ पॉइंट लगाओ, तो AD इक्वल कितना आ जाएगा 173.2 मीटर। यानी कि AD भी हमारा आ गया, कितना आया है कि 173.2 मीटर। किसी को कोई परेशानी, हमारा AC भी आ गया, हमारा AD भी आ गया। क्या हम पूरा CD नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों, ऊपर मैं इसको और सॉल्व कर देता हूं। नदी की चौड़ाई, क्या नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है, देखो CD नहीं है नदी की चौड़ाई, CD बराबर होगी किसके बराबर होगी कि AC प्लस के क्या AD। बात समझ में आ रही होगी, AC प्लस के AD के। तो CD हमें क्या मिल जाएगा, CD इक्वल मिल जाएगा, देखो AC कितना है हमारा, AC कितना है हमारा, ये रहा। इसे समीकरण फर्स्ट कह दे, इसे सेकंड कह देना, है ना। AC देखो समीकरण फर्स्ट से कितना है 300 मीटर है भाई, प्लस AD कितना है हमारा 173.2। अब इनको जोड़ो, अब इनको जोड़ो। क्या तुम्हें पॉइंट वाले जोड़ घटाव नहीं आते? अरे सिंपल यार, पॉइंट से पहले वाला पॉइंट से पहले वाले से जुड़ेगा, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद वाले से जुड़ेगा। 300 को 300.10 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना। अरे मत लिखो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो CD इक्वल कितना आ जाएगा, करा चुका हूँ। 300 और 173 कितने हो गए, 473, है ना। दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2 मीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी? यही तुम लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी? यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करो और बढ़ते हैं अगले डाउट की तरफ। हाँ भाई, हमने लास्ट क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी। देखिए ये वाला बिंदु जितना इसके पास है लंब के, उतना बड़ा एंगल होना चाहिए, जितना दूर उतना छोटा होना चाहिए। यानी कि 45 यहाँ होना चाहिए था, 60 यहाँ होना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर 45 कर दोगे, यहाँ भी यहाँ 60 कर दोगे, बस ये वाला डाटा चेंज हो जाएगा। 173.2 इधर आ जाएगा और 300 इधर आ जाएगा, आएगा वही आंसर। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करना कि इधर 45 से करना और इधर 60 से करना। ठीक है, क्योंकि भाई देखो चित्र के अकॉर्डिंग भी तो चलना पड़ेगा। हमने उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तुम्हारा टाइप नंबर 5 का ही अगला क्वेश्चन नंबर 3 डाउट बना है, उसको मैं आपको बता देता हूं। वो कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने कि एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर है तथा दोनों जहाजों को मिलाने वाली रेखा प्रकाश स्तंभ के पास से होकर के जाती है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ओ सेम टू सेम डिट्टो यही है भाई। क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से, है ना, सॉरी कहां गए, ये रहा, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, क्या, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, मान लो ये प्रकाश स्तंभ है, इसका शीर्ष ये है B, और कह रहा है विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण, विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण जो दे रखे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएंगे, जो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 30 और कितना दे रखा है, 30 और 45, 30 और 45 है, कितना, 30 और 45, तो ये वाला 30 है और ये वाला 45 कह दो, है ना, ये वाला 30 और ये वाला 45 कह दो। ठीक है कि नहीं। तो ये 30 है तो ये भी तो 30 हो जाएगा, देखो सेम है कि नहीं, डाटा चेंज हुआ है बस, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब हमने एंगल सही लिए, देखो ये एंगल कम, ये एंगल ज्यादा। ठीक है, तो एक एंगल कितना है, 45 है, और एक एंगल कितना है, 30 है। अवनमन कोण एक 45 है, एक 30 है, सेम इसी के जैसा है ना। और मीनार की ऊंचाई कितनी है ना, 90 मीटर। ये जो प्रकाश स्तंभ है ना, ये प्रकाश स्तंभ है, इसकी जो दे रखी है ऊंचाई वो 90 मीटर दे रखी है, बस 90 मीटर ये ऊंचाई दे रखी है। और क्या कह रहा है, ऊंचाई 90 मीटर है तथा दोनों जहाजों को मिलाने वाली रेखा प्रकाश स्तंभ के पास से होकर के जाती है। जो दोनों जहाजों को मिलाने वाली रेखा है ना, देखो इसके पाद बिंदु से होकर के जा रही है, बिल्कुल जा रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
वो करके जा रही है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें वही सेम निकालना है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है भाई, दोनों जहाजों के क्या बीच की दूरी निकालनी है। देखो सेम वही क्वेश्चन है भाई, दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD ही निकालनी है। क्या देखो वही डाटा है सेम डिट्टो। देखो हाइट दे रखी है और ये एंगल दे रखी है दोनों ट्राइंगलों में, AC निकालना है AD निकालना है, जोड़ देना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी तो निकालनी। तो सेम क्वेश्चन नंबर जो 2 था ना, अभी मैंने कराया था जस्ट उसी के जैसा है, कर लेना। मैं नहीं कराऊंगा भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अब सीधा अगले टाइप की तरफ, ठीक है। हाँ भाई, तो टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं कल करा चुका हूं। अब उसी के जैसे 2 क्वेश्चन और दे दिए मैंने भाई, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 टाइप नंबर 6 में। तो इनको आप लोग घर से करके देखना, नहीं आएंगे तो कल मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। हाँ भाई, अगले टाइप का टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने है। कह रहा है किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 है। पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर था, ऊपर एक अन्य बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 45 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ध्यान से देखना इस सवाल को, ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। देखिए भाई इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का, पहले तो एक मीनार बना लेते हैं भाई, बाकी का काम बाद में करेंगे। ये बन गई भाई मीनार, ये बन गई एक मीनार जिसका नाम दे दिया हमने क्या, ABA। ध्यान इधर हाँ क्या करने लग रहा है, ठीक है भाई। एक मीनार है जिसको नाम दे दिया AB, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, तो चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण। तो मान लो भूमि पर स्थित कोई बिंदु ये है, ठीक है, जो बिंदु A से कुछ दूरी पर रहा होगा, इससे इसका उन्नयन कोण, ओहो ये किधर जा रहा है भाई, इधर चला मैं उधर चला, ये आ गया, ठीक है भाई। AB, ठीक है। C कोई बिंदु है, क्या है, C कोई बिंदु है। तो मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, कि मेरे प्यारे नालायकों उन्नयन कोण है 60। उन्नयन कोण कितना है 60 भाई। नीचे से उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से अवनमन कोण बनता है। अब ये कह रहा है कि पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर तय। 10 मीटर ऊर्ध्वाधर तय का मतलब क्या होता है कि इस बिंदु से 10 मीटर ऊपर एकदम सीधे में 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एकदम सीधे 10 मीटर ऊपर। तो मान लो 10 मीटर कहाँ तक जाएगा, 10 मीटर यहाँ तक जाएगा लगभग। तो ये 10 मीटर ऊपर हो गया भाई, इस बिंदु से 10 मीटर ये क्या हो गया, ऊपर एक बिंदु क्या है D मान लो, इस बिंदु को ऊपर है ना 10 मीटर ऊर्ध्वाधर तय, ऊपर एक अन्य बिंदु पर उसका उन्नयन कोण कितना है 45। किसका, कि इसके शीर्ष का। ये जो मीनार है ना इसके शीर्ष का। बात समझ में आई कि नहीं आई इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, कि 45 है, ठीक है भाई। अब ये कितनी ऊंची है भाई, 10 मीटर ऊंची। कितनी ऊंची है, 10 मीटर, ये 10 मीटर ऊंची है भाई बिल्डिंग। ये कितनी ऊंची है, 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। अब इसका इसके शीर्ष से, ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना है उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है 45। अब कहोगे भैया ये पूरा 45, नहीं। याद रखना जब 2 बिल्डिंग वाला क्वेश्चन आ जाए कि एक बिल्डिंग इधर होगी एक बिल्डिंग इधर होगी, तो याद रखना दूसरे की बात करें तो जो आधार होता है ना, इधर वाली जो छोटी बिल्डिंग है सेम इसके शीर्ष से भी एक आधार ड्रॉ करते हैं हम इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये एंगल होगा 45 का, ये एंगल होगा 45 का। क्लियर और नोट, क्लियर ना। अब भाई इसके आधार से भाई यहीं तो खड़ा होकर के कोई बंदा देखेगा ऊपर, इस बिल्डिंग की चोटी पे खड़ा होकर के तो कोई बंदा देखेगा ऊपर, तो उसकी सीध भी तो होगी, एक ऊपर देखेगा सीध भी तो होगी, तो जो उसकी जो सीध है उससे एंगल ड्रॉ होता है, वो उससे एंगल ड्रॉ होता है। बात समझ में आई कि नहीं है ना, उससे एंगल ड्रॉ होता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये एंगल 45 होगा। अब समझ में आया कैसे, कि यहां मान लो मैं खड़ा हुआ हूं तो पहले सीध होगी एक, अब मैं देख रहा हूं ऊपर दूसरी बिल्डिंग की चोटी को, तो वो एंगल ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे तो एंगल बनेगा, है ना, कैसे, ऐसे ही तो एंगल बनेगा देखो भाई तो कुछ इस तरीके से क्या 10 मीटर ऊंची क्या हो जाएगी, ये बिल्डिंग हो गई। और क्या कह रहा है, ऊपर एक अन्य बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 45 हो गया, ठीक है। मीनार की ऊंचाई निकालो भाई, किसकी, मीनार की ऊंचाई निकालो। यानी ये हमें पूरी मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ये हमें मीनार की
ऊंचाई निकालनी है भाई, ये हमें मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई। अरे कौन है जो नहीं निकाल पाएगा, निकाल दोगे ना। तो मान लो भाई इसकी मीनार की ऊंचाई क्या है, या तो ए भी लिखे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी को कह दो, या फिर कह दो कि एच है इसकी मीनार की ऊंचाई। ये एच हमें पता करनी है, किसी को कोई दिक्कत है ना। ये इस बिंदु को भी कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी, इसको डी के बाद ई नाम दे देते हैं, ठीक है भाई। तो ये बिंदु हो गए हमारे पास टोटल, ये कितना, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु, ठीक है। इस तरीके से अच्छा लगता है थोड़ा भाई। ये है हमारा पूरा चित्र बन करके तैयार। दोबारा समझा देता हूँ चित्र को, क्योंकि सारा खेल चित्र का ही होता है। हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में सारा खेल चित्र का ही है भाई। चित्र सही बन गया तो तुम्हारा आंसर भी सही आएगा, चित्र सही नहीं बना तो कहानी खत्म। क्या कह रहा था, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का, किसी ऊर्ध्वाधर, ये मीनार है कोई, ठीक है, इसकी चोटी का, यानी कि चोटी क्या है इसकी, बी है, तो इसकी चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु, कोई बिंदु सी भूमि पर स्थित है, उन्नयन कोण 60 है, बना दिया 60, कोई दिक्कत नहीं। पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर, यानी जो बिंदु है ना जमीन पे, ये तो मीनार है भाई, ये बिंदु, इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर 10 मीटर ऊपर, तो 10 मीटर ऊपर एक बिंदु डी है, जहां से देखने पर चोटी को देख रहा है, बिल्डिंग की चोटी को देख रहा है, तो एंगल कितना है, 45 है, ठीक है। ऊपर एक अन्य बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 45 है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालो, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, सिंपल है यार, बस क्या कुछ किया है इसमें तगड़ा, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मेरे प्यारे से साथियों देखो, ये वाली रेखा इसके समांतर ही तो है, बिल्कुल ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, क्योंकि ये क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज रेखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। यहां से यहां तक 10 है मेरे प्यारे साथियों, ये ऊर्ध्वाधर है, और बिल्डिंग भी तो हमारी ऊर्ध्वाधर होती है, यानी ये 90 डिग्री एंगल बना करके खड़ा होगा, तो ये भी 90 डिग्री एंगल बना करके ही खड़ा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यानी कि ये 10 मीटर है, तो यहां तक का भी कितना हो गया, 10 मीटर नहीं हो गया, कहां तक, यहां तक ये 10 मीटर नहीं हो गया। मेरी बात को समझना, जब सीढ़ी 10 मीटर है तो ए भी तो 10 मीटर होगी कि नहीं होगी, क्लियर। यानी कि हमें जो निकालना है सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है भाई, हमें सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, यही तो हमें निकालना है। यानी कि हाइट हमारी क्या हो जाएगी, टोटल 10 प्लस के एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यानी यहां से यहां तक की 10 और यहां से यहां तक की एक्स, तो 10 प्लस के एक्स, पूरी हाइट निकल जाएगी मीनार की, जो हमें निकालनी थी। किसी को कोई परेशानी, समझ में आया जानी, ठीक है। आया कि नहीं आया मजा इस क्वेश्चन को करने में, मजा आएगा ना। देखो अब देखो इसमें x का मान कैसे निकालेंगे भाई। अब देखो इसका सॉल्यूशन, मेरे प्यारों एक बात सुनना, ठीक है। इसमें देखो 2 एंगल दिख रहे हैं, पक्का 2 ट्रायंगल होंगे, 2 ट्रायंगल है तो पक्का दोनों ट्रायंगलों में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, जिससे हमारी जुगाड़ बन जाए। तो मेरे प्यारे साथियों देखो, बड़े गौर से देखना, ठीक है। पहले हम ए बी सी ट्रायंगल में जाएंगे, किसमें, ए बी सी ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो यहां पर हमें हाइट कितनी दे रखी है, पूरी 10 प्लस के एक्स, और आधार क्या है कि ए सी, आधार को ए सी लिखा रहने दो, या वाई लिख दो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी लिख सकते हो, चलो ए सी रहने दो, आधार ए सी है। अच्छा वाई लिख देते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि ये आधार उठ करके ऊपर भी तो गया है, तो चलो वाई लिख देते हैं। ये हमारा आधार क्या है कि आधार, ये मान लिया हमने आधार की जो भी आधार जितनी लंबाई इसकी वाई है, ठीक है भाई, हमने वाई मान ली। चलो तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये दोनों समांतर होंगी या बराबर होंगी और ये दोनों समांतर है, तो ये वाई है, तो क्या डी ई वाई नहीं होगी, डी ई भी तो वाई होगी कि नहीं होगी, क्लियर कि नहीं भाई। जब ए सी हमारी वाई है तो डी ई भी तो वाई होगी, कहने का मतलब है कि ए सी डी ई के बराबर होगा, क्लियर है कि नहीं, इसके बराबर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाओ, ए बी सी में, तो इसमें हमारे पास क्या है, देखो लंब है x के पदों में, आधार है y के पदों में, एक समीकरण बन जाएगा। अब छोटे वाला ट्रायंगल देखो 45 वाला, किसमें, बी डी ई में, बी डी ई में, कोई भी नाम दे सकते हो, ई बी डी दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बी डी ई में ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन तो बी डी ई में देखेंगे, देखो हमारे पास लंब है और हमारे पास आधार है एक्स वाई के ही पदों में, दूसरा समीकरण एक्स वाई के पदों में यहां से मिल जाएगा। तो भाई देखो एक समीकरण एक्स वाई के पदों में, ये एक समीकरण एक्स वाई के पदों में, ये 2 समीकरण हो गए, और 2 ही हमारे पास चर है एक्स और वाई। क्या एक्स और वाई के मान नहीं निकल पाएंगे, बिल्कुल, हमें सिर्फ एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान निकाल देंगे, हाइट मिल जाएगी बस। तो देखो इसी चीज को टारगेट करते हुए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, और सबसे पहले जाएंगे ट्रायंगल। तुम बताओ कौन से ट्रायंगल में जाएं, तुम बताओ कौन से ट्रायंगल में जाएं, तुम्हारा मन। देखो हम एक काम करते हैं, बड़े में ही चले जाते हैं, ए बी सी में। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में तुम लोग देखोगे
देखो डाटा क्या दे रखा है भाई, जरूरत भी हमें कड़ की तो जरूरत है ही नहीं, कड़ की तो जरूरत तुम्हें ज्यादातर देखने को मिलेगी ही नहीं, लंब और आधार में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। क्योंकि या तो किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए यूज करते हैं या उस बिल्डिंग से दूरी निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। अब उसके कड़ को निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है भाई, स्लैंट हाइट जो होती है उसकी, है ना, किसी भी पॉइंट से। तो ट्राइंगल बड़े वाले में देखो हम लंब और आधार में निकाल रहे हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब थीटा कितना दे रखा है हमारा, थीटा दे रखा है 60, तो टेन 60 बराबर हो जाएगा लंब कितना है हमारा, देखो बड़े वाले ट्राइंगल में देखो ए बी सी में जो लंब है हमारा पूरा है ये, यानी यहां से लेकर के यहां तक का तो 10 प्लस के एक्स नहीं है कि नहीं, क्या है 10 प्लस के एक्स बट्टे आधार कितना है कि भाई, देखो आधार यही तो है भाई, आधार है वाई। तो यहाँ से 10 60 का मान होता है √3 बराबर 10 प्लस के वाई, वो सॉरी 10 प्लस के एक्स अपॉन वाई, 10 प्लस के एक्स अपॉन वाई। तो मेरे प्यारे साथियों हमें x का मान चाहिए y का नहीं, तो एक काम करते हैं, y बराबर लिख देते हैं। y बराबर कितना आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस के x है ना बट्टे में गुणा 1 है ना, और इसका गुणा इसमें, यानी y गुणा √3, और √3 गुणा से इधर आएगा तो भाग में ही तो आ जाएगा। क्यों भाई, अब इतना करने से मत डरा करो, अब इतना तो करना सीख जाओ, है ना। शुरुआत में मैंने बहुत धीरे धीरे चीज़ें कराई थी, बहुत तोड़ तोड़ के चीज़ें कराई थी, अब इतना नहीं तोड़ेंगे भाई अब तो तुम्हें तोड़ेंगे हम, है ना। देखो ट्राइंगल अब कौन से में जाएंगे, दूसरे में। देखो एक समीकरण ये मिल गया हमें इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल से, अब ऐसे छोटे वाले ट्राइंगल से एक समीकरण निकाल लेंगे BDE में, ट्राइंगल BDE में। अब इनके नामकरण करने में भी एक चीज याद रखना, पहले B आता है, फिर D आता है, फिर E आता है, तो कुछ इस तरीके से इनका सहारा लेकर के तुम्हें इनका नामकरण करना है। तो त्रिभुज BDE में देखो भैया कि है कि देखो इसमें भी 10 का यूज करेंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो मेरे प्यारे साथियों थीटा कितना है कि थीटा हमारा 45 है, थीटा हमारा 45 है, और लंब कितना है कि लंब हमारा x है, आधार कितना है कि y है। tan 45 का मान 1 बराबर x बट्टे y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y बराबर क्या आ गया, x आ गया। इसे कह दो समीकरण सेकंड। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक भाई, समीकरण फर्स्ट भी मिल गया और हमें समीकरण सेकंड भी मिल गया, है ना। अब देखो ये भी y बराबर है, ये भी y बराबर है, या तो कह दो कि समीकरण फर्स्ट में y बराबर x रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, है ना, या समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कुछ भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में, है ना, समीकरण फर्स्ट में, है ना, y का मान रखने पर, भाई इसका मान रख लो, है ना भाई, मान तो रखना पड़ेगा। तो y बराबर था क्या, y बराबर था क्या 10x, है ना, 10 प्लस के x अपॉन √3, इस y की जगह सिर्फ x रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस के x अपॉन √3, 10 प्लस के x अपॉन √3। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक। अब मेरे प्यारे साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, है ना, बट्टे 1, तो x √3 इक्वल टू 10 प्लस के x आ जाएगा। यहाँ से देखो अब इसको x को इधर ले आऊँ तो x √3, है ना। अब मेरे प्यारे साथियों इसको x √3 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, √3x लिखा जाता है एक तरीके से। अंकगणितीय संख्या पहले आती है, बीजगणितीय संख्या को बाद में लिखते हैं। तो माइनस का x इक्वल टू कितना रह जाएगा 10, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो √3 माइनस के 1 बचेगा इक्वल टू 10। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10 अपॉन √3 माइनस के 1, 10 अपॉन √3 माइनस के 1। अब देखो क्या हर का परमीकरण करने पर 10 कट सकता है, हाँ जी बिल्कुल कट सकता है। देखो कैसे, तो इसका हर का परमीकरण कर देते हैं भाई, क्या √3 + 1 का गुणा ऊपर, √3 + 1 का गुणा नीचे। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई परेशानी, ठीक है। देखो भाई आगे, अब देखो मेरे प्यारे साथियों किधर दिखाएं भाई तुम्हें, जगह तो बची नहीं है। एक काम करते हैं इधर ही जुगाड़ बना देते हैं भाई, है ना, इधर ही एक जुगाड़ बना देते हैं, और जुगाड़ कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, ठीक है भाई। जुगाड़ कुछ इस तरीके से आप लोग, कैसी लगी जुगाड़, मस्त है ना एकदम। देखो तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे नालायकों, देखो x बराबर आ जाएगा
10 की जगह 10, √3+1 की जगह √3+1 बट्टे √3 -1 √3+1। अरे a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर -1, यानी कि 3 - 1 ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। और 2 से कितनी बार कट गया आगे? 5 बार। समझ में आया कि नहीं आया? अरे 3 में से 1 गया तो 2, 2 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो इस प्रकार x का मान जो मिलता है 5 √3+1 हमें देखने को मिलता है। अब x का मान आ गया, यही तो हमें निकालना था। अब h का मान हम निकाल सकते हैं। 10 में जोड़ दो किसको? के x को। 10 में जोड़ दो किसको? x को। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो किस तरीके से अब क्या करेंगे। हमें h ही तो चाहिए था। h बराबर क्या था? 10 + के x ही तो था। 10 + के x ही तो था। तो भाई जोड़ दो, h बराबर हो जाएगा इस प्रकार 10 + के कितना? 5 √3+1, या मैं लिख सकता हूँ 5 का गुणा कर दिया मेरे अंदर, 5 √3 है ना, और प्लस का 5, यानी कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 15 है ना, प्लस का 5 √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 15 + के 5 √3। या हम इसे लिख सकते हैं h बराबर 5 कॉमन ले लो तो बचेगा कितना? 5 × 15, सॉरी देखो और भी कॉमन आ रहा है इसमें से, √3 भी कॉमन आ जाएगा, 5 भी कॉमन आ जाएगा और √3 भी कॉमन आ जाएगा। वो देखो कैसे, 5 √3, देखो 5 या 15 होते हैं, यानी 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 है ना, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 है ना। तो 5 √3 चले गए तो क्या रह जाएगा? 15 की जगह रह जाएगा √3। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, और 5 √3 गए तो ओनली 1। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसकी जो हाइट आई वो कितनी आई? 5 √3 + के 1। क्या किसी को कोई परेशानी? क्या किसी को कोई परेशानी? और मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इसमें √3 का मान रख दें, अगर इसमें हम √3 का मान रख दें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 23.66 मीटर। भाई मैंने इसमें मान नहीं रखा है ना, मान रखना चाहिए, मान रखना चाहिए, तभी मजा आएगा, है ना। इसमें कह नहीं रहा था कि √3 का मान रखो, है ना, लेकिन इसमें मान रख देता है तो अच्छा रहता है थोड़ा। हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, इसमें कहीं भी नहीं कह रहा है कि √3 का मान रख के इसका आंसर निकालो। तो आप अगर इतना भी करके आते हो तो ये बिल्कुल सही है ना। अगर आप इतना भी करके आते हो तो बिल्कुल सही है। अगर कहता है कि √3 का मान 1.732 रख के इसको सॉल्व करो, तो तुम्हें √3 का मान रखना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी होगी। ठीक है, तो √3 का मान रखना पड़ेगा जब वो कहे तब। या तुम कहो भैया अगर वो नहीं कह रहा है तो क्या आप अपनी तरफ से नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हो, तुम √3 का मान रख करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो यही आंसर ठीक है। अगर तुम √3 का मान रख देते हो तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 23.66। कितना? और 23.66 मीटर इसका आंसर मिल जाएगा। कब? √3 का मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, तुम यहां तक छोड़ाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, यहां तक छोड़ाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अभी जल्दी से नोट कीजिए। चलो एक बार और बता देता हूं, कुछ नहीं था भाई, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी, है ना, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार थी, उसकी चोटी से, है ना, इस मीनार के आधार में कोई बिंदु था, ठीक है, स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 था। ठीक है भाई, अब कह रहा है उस बिंदु से 10 मीटर ऊपर जाओ ऊर्ध्वाधर, गए भाई, तो उस चोटी को देखोगे तो 45 का एंगल बन रहा है ऊपर जाने पर। ठीक है भाई, बन गया। तो कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई क्या रही होगी ये बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर ये दोनों, हमने क्या किया था, DE और CA को क्या किया था भाई, CA के समांतर DE एक रेखा खींची थी, तभी तो आधार बना था, आधार बना था तभी तो एंगल बना था। तो इसको हमने मान लिया Y है, तो ये भी क्या होगा भाई। ठीक है भाई, अब ये 10 मीटर है तो ये इसके समांतर ही तो है और बराबर भी है, तो ये भी 10 मीटर होगी। तो हमें ओनली EB निकालना था। क्या निकालना था? BE निकालना था, जैसे x मान लिया था। तो मेरे प्यारे साथियों, हो सके तो तुम शुरुआत में लिख देना सॉल्यूशन में कि माना BE x है, शुरुआत में लिख देना सॉल्यूशन में। इस सबको करने से पहले लिख देना कि माना BE क्या है, x है, तथा CA क्या है, y है, CA क्या है,
y है तथा CA और DE बराबर है, अतः DE भी क्या होगा, y होगा। तुम्हें शुरुआत में इतना लिखना है, ठीक है, शुरुआत में तुम्हें इतना लिखना है। मैं भूल गया, सॉरी, मैं लिखा नहीं पाया, है ना, तो इधर लिख देना, मैं इधर बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है तुम लोगों को, ठीक है। इस बॉक्स में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि माना, है ना, माना क्या, माना कि ए क्या BE क्या है, x है, और क्या DE क्या है, y है, AC क्या है, y है, ठीक है भाई। आवाज़ नहीं, ठीक है भाई, लिख देना सब कुछ, है ना, मैं लिखना भूल गया। जो भी हमने माना था वो लिख देना। अरे इसमें कोई समझने और परेशानी वाली भाई बात कोई है ही नहीं, जो माना है उसको लिख दो, ठीक है। तो हम क्या किया, हमने दो ट्रायंगलों में गए, एक बार बड़े में ABC में गए, यहाँ से एक इक्वेशन मिली, फिर एक छोटे वाले में गए BDE में, ठीक है भाई, BDE में गए तो एक इक्वेशन यहाँ से मिली, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया तो x का मान हमें देखने को मिला ये। अब इसमें रख दिया भाई, ये IT तो चाहिए थी, तो 10 प्लस क्या 10 और जोड़ दो इसमें, तो 10 और जोड़ दिया, ये आंसर आ गया। अब अगर तुमसे कहता कि √3 का मान 1.732 रख के करो तो ये आंसर आता, ठीक है। नहीं कह रहा है तो ये भी सही है और ये भी सही है, तुम √3 अपनी तरफ से रख सकते हो मान, ये भी सही है, ठीक है, क्लियर। जल्दी से नोट करो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। हाँ भाई, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं भाई, है ना, दो बिल्डिंगों वाले, एक तो सेम अगले के जैसा ही है भाई, एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शिखर, ठीक है, 12वां भी ऐसा ही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ भाई, टाइम हो चुका है, ये हमारा आज का टाइप नंबर 7 का सबसे पहला सवाल। तो इसके जैसे और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो वो मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा, आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, जैसे कि अभी मैंने लगा दिए, ठीक है भाई। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, ये आप लोग घर से करके लेके आना, जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले पर लगा दिए हैं भाई, और जो भी नहीं आएगा वो हम कल की क्लास में आप लोगों को बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, चहचहाते रहिए। ओके बाय, जयराम जी की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।